हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने बिल्कुल मुंह के सामने ही कैमरा रख के वीडियो बना रहा हूँ और मैं आज बहुत अच्छी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। बहुत कुछ दिमाग में है जो मैं बच्चों को अच्छी बातें बताना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं इसको शुरू करता हूँ। पहले मैं डिक्लेरेशन दे देता हूँ। एक जो मेरा डिस्क्लेमर है वो ये है कि जो मैं इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बातें बताऊँगा या जो भी बताऊँगा, अगर कोई उसको बेचता है किसी स्क्रिप्ट को या ख़रीदता है और नुकसान या फ़ायदा होता है तो उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। ये मेरा डिस्क्लेमर है। जो भी किसी को कोई खरीद फरोख्त करनी है वो अपने फाइनेंशियल पर्सनल एडवाइज़र से सलाह मशवरा लेके ही करे। इसमें कोई मेरा दोस्त नहीं होगा। अगर कोई इस वीडियो को सुन के और कोई खरीद फरोख्त करके नुकसान या फ़ायदा उठाएगा, मैं उसका भागीदार नहीं रहूँगा। अब मैं एक वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, कल मैंने रात को सोचा कि सबसे पहले, और जो बच्चों की फीडबैक मुझे मिलती है, रोज़ क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहले तो आप सभी को लर्निंग करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में सीखना चाहिए। देखिए, पैसा इन्वॉल्व है इसमें। कोई भी स्क्रिप्ट खरीदने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये पैसा इन्वॉल्व है इसमें। और अब तो ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि चारों तरफ से जो लोग हैं वो उल्टी सीधी लूट के चक्कर में रहते हैं कि किस तरह से हमारे कंपनी के स्टॉक्स बिक जाएं, कंपनी चले या ना चले, स्टॉक मार्केट के माध्यम से अच्छा खासा रेवेन्यू कमाएं और रफू चक्कर हो जाए। तो दोस्तों, इस रफू चक्कर, इस लूट खसोट से बचिए, क्योंकि कुछ लोगों का मोटिव सिर्फ यही होता है कि लूटो खसोटो नोचो खाओ और भाग जाओ। तो इससे बचने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी या किसी को आप अपना हितैषी मान के उनसे सलाह लेनी पड़ेगी, उनसे एनालिसिस करानी पड़ेगी और स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। सबसे पहली तो बात स्टॉक मार्केट को समझने की है। आप किसी स्क्रिप्ट के बारे में अच्छी तरह से सीख लेंगे, स्टॉक के बारे में सीख लेंगे, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, तभी उस स्क्रिप्ट में घुसिए। और नंबर 2, आप टाइटली होल्ड करके रखिए स्क्रिप्ट को, क्योंकि ऑपरेटर और पुंटर्स और जितने भी सिंडिकेट्स हैं सब आपको हिला देंगे एक बार को। और उनके पास में स्टेटिक्स बहुत तेज है, वो सब पता करते हैं। सबके पास सब कुछ रहता है कि किसने क्या ख़रीदा। आप जो कुछ शेयर आज खरीदेंगे वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो पुंट सामने बैठा हुआ ही ऑपरेटर देख रहा है। अभी आप ये देखिए कि वो एक तरह से आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो आपको देख रहा है और उसने देख लिया कि आपने 1000 शेयर या 500 शेयर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के खरीद लिए हैं। जब तक वे शेयर, आज तो वो आपके गले में डाल ही देगा, वो बढ़ाने वाला नहीं है और ये बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपने जिस रेट में खरीदे हैं उससे 5 पैसे नीचे जाएगा, फिर वापस भाग आएगा। और जब तक वो आपके गले से उस शेयर को नहीं निकलवा लेगा तब तक उस कंपनी के स्टॉक्स बढ़ेंगे नहीं जल्दी से। तो दोस्तों, दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि किसी भी कंपनी के स्टॉक शेयर, नंबर ऑफ शेयर, जो शेयर होल्डर्स की लिस्ट में आप जाते हो वहाँ देखेंगे कि पब्लिक के पास ज़्यादा हैं। अगर पब्लिक के पास 2017-18 में 10% शेयर थे और अब वो 20% हो गए, ये समझ लीजिए उस कंपनी के शेयर को आप कसम खा लीजिए आज इस मेरा वीडियो देख के कि खरीदना नहीं है। अगर पब्लिक ने ज़्यादा उस कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं और इक्विटी कंपनी के पास ज़्यादा हो गई है तो आप उस शेयर के नज़दीक भी मत निकलिए, चाहे कितने भी बढ़िया फंडामेंटल्स क्यों ना हो। तो दोस्तों, शेयर स्टॉक को पहले इस तरह से समझने की कोशिश करिए। चलिए मैं जल्दी से आपको 2-4 इसके गुर बता देता हूँ ताकि आप किसी भी कंपनी के स्टॉक के चक्कर में ना फंसें। दोस्तों, एक होता है प्राइस बाई बुक। मैंने एक एग्जांपल लिया है आज खैतान केमिकल का, लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ। प्राइस बाई बुक वैल्यू, जब किसी स्टॉक के आप खरीदेंगे शेयर्स को, आप नोट कर सकते हैं, बार बार मेरे वीडियो को आगे पीछे चला के देख सकते हैं। बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है दोस्तों, कहीं दूर तक कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सारा दिमाग का खेल है, एनालिसिस का खेल है और यहाँ 35-40 साल के तजुर्बे का खेल है। कोई भाई बोल रहा था कि आपने टाटा मोटर्स में सर लगता है 35 साल का तजुर्बा आपको नहीं है। भाई, जो मेरे दिल और दिमाग में था मैंने टाटा मोटर्स के बारे में बोल दिया है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने
कभी मैंने तो देखा नहीं वो कि कभी शेयर होल्डर्स को रिवार्ड किया हो पिछले 1995 से। तब कभी बोनस उन्हें दिया था जब ये कंपनी नई नई फ्लोट हुई थी। उसके बारे में कंपनी उलट पुलट ही चल रही है, कभी वो किसी को ले लेता है, कभी किसी को ले लेता है, कभी टाटा सन्स का इक्विटी पैसा डाल देता है, कभी टाटा स्टील का पैसा डाल देता है, कभी टाटा स्टील का टाटा मोटर्स में बेच के अपना पैसा निकाल लेते हैं। यही हो रहा है। और कब निकालते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो मैं स्टॉक होल्डर हूँ मुझे नहीं पता दोस्तों वे कब निकालते हैं। और डालने का तो पता रहता है कि डाल दिया उन्होंने, बस उसके पीछे पीछे फिर मैं भी खरीद लेता हूँ और फंस जाता हूँ उसमें। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, कोई जिसके जी में जो बात आ रही है उसको वो बोल देनी चाहिए। तो प्राइस बाई बुक वैल्यू किसी भी कंपनी की 1 से कम हो तो अच्छा माना जाता है। नंबर 1 पैरामीटर। जल्दी बताऊंगा। नंबर 2 पैरामीटर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों कि कंपनी के पास में ज़मीन जायदाद या असेट्स कितने हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, उसके पास कुछ सामान है भी या नहीं। जैसे एक बच्चे ने पूछा मेक माई ट्रिप सर कैसा रहेगा। अरे भाई कैसे क्या रहेगा, ये तो बहुत कम में दिया था इसने, अब 570 पे जाके बैठ गया। 1:1 बोनस भी डिक्लेयर कर दिया, 15 तो इसकी बुक वैल्यू है। रिजर्व इसके पास 28 करोड़ है। थोड़े से रिजर्व में कैसे 1/1 का शेयर इशू कर सकता है। तो दोस्तों पता नहीं अब किस तरह से कंपनी लोगों को फंसाती है। आपको बोनस टिका के 100 रुपये पर आप आके डिग जाएगा और आपके गले में इस शेयर्स जो है फंसा देंगे। हर तरह से वो लालच आप लोगों को देते हैं। तो बुक वैल्यू जो है वो अच्छी होनी चाहिए। एक होता है पी प्राइस अर्निंग। वो क्या होता है पी दोस्तों? उसका पी जो है अगर बहुत ज़्यादा होगा, प्राइस बाई अर्निंग, तो प्राइस अगर ज़्यादा कम मानी जाती है दोस्तों जब हमारे पूरे मार्केट का भी पी होता है, सेक्टर का भी पी होता है, इंडिविजुअल का भी पी होता है। और 31 से 35 अगर पी हो जाता है तो हमारे पूरा ही स्टॉक मार्केट को बहुत महंगा माना जाता है। और पहले भी 2008 में ऐसे ही गिरा था, फिर उसके बाद भी ये कोरोना में ऐसे ही गिरा था, 31-32 पी पहुंच गया था। और अभी भी मेरे ख्याल से ये अच्छे खासे 27-28 के पी पे है, क्योंकि पिछले एक डेढ़ महीने पहले ये 30-31 के नज़दीक पहुंच गया था, इसलिए बाजार ऊपर से नीचे गिरा। तो दोस्तों उसके सेक्टर के पी को जरूर देख लेना चाहिए, वो कम होना चाहिए। यहाँ खैतान का जो सेक्टर है केमिकल का, उसकी पी 15 के आसपास है। एक अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो, अर्निंग पेयर, तो वो शेयर अच्छा माना जाता है। इधर तो 8.01 ही खैतान की दिखा रहा है 2021 की। तो दोस्तों अभी अगर अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो तो उस शेयर को अच्छा मानते हैं। डिविडेंड यील्ड अगर 2-4% हो और कुछ कंपनियों की 10% से ज़्यादा है तो उनको भी अच्छा मानते हैं। लेकिन ये 3 तरह के डिविडेंड यील्ड के शेयर्स होते हैं। कुछ वो होते हैं जो अपने एसेट्स बेच के रिवार्ड इन्वेस्टर्स को दे देते हैं और शेयर जो अच्छा खासा 200-300 रुपये भाग जाता है, और रिवार्ड करने के बाद में अपने इन्वेस्टर्स को वो शेयर बहुत नीचे गिर जाता है, तो उसको अच्छा नहीं मानते। एक वो होता है जो 10-12% की यील्ड देता है एवरी ईयर, जैसे SJVN और NHPC, वो वहीं के वहीं फिर पड़े रहते हैं। 2 रुपये अगर आपको दे भी दिया, 25-26 का भाव चल रहा है, अगर वो 1 रुपया दे भी दिया तो उसको 25 चौका सोच बहुत अच्छी यील्ड मानते हैं। 4 दिया, अब 4-6 महीने पहले दिया, 8-10% का यील्ड साल भर में करके दे देते हैं और 2 रुपये कम होकर 23-24 पे ही पड़े रहते हैं, उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती। तीसरा ये होता है कि जो अच्छे शेयर होते हैं जैसे PFC हुआ, REC हुआ, IOC हुआ, कोल इंडिया हुआ, बहुत अच्छी यील्ड है इन स्टॉक्स की, और ये स्टॉक खुद भी भागते हैं और आपको रिवार्ड भी देते हैं, इनको अच्छा माना जाता है। और लास्ट में मैं यही बताऊंगा कि अगर कोई कंपनी आपको खरीदनी है तो उसके रिवेन्यू देखिए फ्रेंड्स, रिवेन्यू देखिए कि उसने पिछले 3-4 साल में कितने रिवेन्यूज, कुछ कर भी रही है कंपनी, नहीं कुछ माल बना के बेच भी रही है या नहीं। रिवेन्यू का मतलब ये होता है अगर उसके पास रेवेन्यू आ रहे हैं और वो कितने % की प्रॉफिट ले रही है, और उस प्रॉफिट पे अगर हम इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो उसकी अर्निंग पर शेयर क्या आ रही है वो भी ज़रा देख लीजिएगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि 1 रुपये का शेयर हो और रेवेन्यू और प्रॉफिट तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जब इक्विटी से डिवाइड करते हैं तो उसकी अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है।
तो रिवेन्यू अच्छे होने चाहिए, प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में होना चाहिए दोस्तों। खैतान और दूसरा शेयर मैंने एक और आजकल बताया हुआ है, दीपक नाइट्राइट। तो दोस्तों इनके Q3 के रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, जो 2020-21 के Q3 के रिजल्ट से काफ़ी ऊपर हैं। जब इनका Q4 का रिजल्ट आएगा तो ये लगभग रिवेन्यू 25% ज़्यादा हो जाएंगे। मानते हैं अगर पिछले 2020-21 में खैतान का रिवेन्यू, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अगर उसका रिवेन्यू 1500 करोड़ था तो Q4 तक 2021-22 में Q4 तक उसका रिवेन्यू 2000 करोड़ का है। अगर पहले 25 करोड़ का प्रॉफिट था, अब उसका प्रॉफिट दोस्तों 100 करोड़ का है, यानी 4 गुना प्रॉफिट हो गया, 4 गुनी EPS बढ़ जाएगी। इस तरह से एक्सट्रापोलेट करके, फाइनल एनालिसिस करके मैं अपने कस्टमर्स को बताता हूँ कि ये स्टॉक में Q4 का रिजल्ट देखते ही ज़बरदस्त जंप आएगा। और दोस्तों स्टॉक मार्केट Q4 का रिजल्ट नहीं देखता, उससे पहले ही प्री एक्शन में आ जाता है। और एक खास लास्ट बट नॉट लिस्ट पैरामीटर और है दोस्तों, प्रमोटर की इक्विटी किसी कंपनी में कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रमोटर 75% इक्विटी है और इक्विटी उसने जैसी अपने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए, रेवेन्यू अच्छे दिखाए, अर्निंग पर शेयर अच्छी दिखाई और उसने 4 या 5% इक्विटी बेच दी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं उसके शेयर प्लेस तो नहीं है, ग्रीन में दिखाई देते हैं, लिखा रहता है कि इसके कितने % शेयर प्लेज हैं और कब से हैं, और वो प्लेज वाला धीरे धीरे बेच रहा है या वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर सबसे ज़बरदस्त पैरामीटर FII और DII की क्या एक्टिविटी है। FII लगातार पिछले 3-4 साल से बेच तो नहीं रहे हैं, अगर वो कांस्टेंट रखते हैं जैसे उन्होंने कोल इंडिया में या PFC में या REC में या IOC में रखा हुआ है, क्योंकि उनको डिविडेंड चाहिए, 10-12% की यील्ड तो उनको भी चाहिए, DII को भी चाहिए। तो दोस्तों वे लोग नहीं बेचते हैं। अगर किसी कंपनी में FII DII बेच रहे हैं तो वो भी परसेंटेज इक्विटी की उस पैरामीटर्स में आ जाती है जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जाएंगे, और वहाँ एक पब्लिक के साथ भी इक्विटी का होल्डिंग आ जाता है। अगर पब्लिक के पास इक्विटी किसी भी कंपनी की बढ़ रही हो तो दोस्तों उस कंपनी को आप मत खरीदिए, उसके शेयर्स को मत खरीदिए, क्योंकि उसके पब्लिक ही लास्ट में एक होस्ट माना जाता है। FII भी बेच के उसके गले में डालते हैं, DII भी बेच के उसके गले में डालते हैं, अदर्स भी बेच के उसके गले में डालते हैं। किसी कंपनी का शेयर अगर प्लेज है तो वो भी बेच के पब्लिक के गले में डालता है, और साथ के साथ कभी कभी तो प्रमोटर्स भी बेच के पब्लिक के गले में डाल देता है। पता चला कि 15% से पब्लिक के गले में 25% इक्विटी होगी, पब्लिक को ही उस कंपनी का 25% का मालिक बना दिया। दोस्तों वो 1 साल 2 साल 3 साल पब्लिक के ही गले में पड़े रहेंगे, तब तक कुछ उसमें मोटी या बड़ी रद्द-बदल नहीं होगी। तो आज शायद मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो बच्चे लोग सारे दिन पूछते हैं कि सर इसमें क्या 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 करें। कुछ तो मैंने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया है, समझाया है और सिखाया है। कुछ मैंने यूट्यूब के कमेंट्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया है, सिखाया और समझाया है। जैसे मैंने टाटा मोटर्स के बारे में कल समझाया था, बताया था कि किस तरह से उसके रिवेन्यूज़ गिर रहे हैं। पहले तो बढ़े 2 साल, प्रॉफिट भी बढ़े, 6000 से 6700 करोड़ हो गए 2018 में, अभी भी मेरे फिंगर टिप पे है। 2019 से दोस्तों टाटा मोटर्स में रिवेन्यूज़ घटने शुरू हो गए, प्रॉफिट रिवेन्यूज़ तो बढ़े, 3,19,000 करोड़ हो गए और 28,000 करोड़ का नुकसान हो गया। उसके बाद में 2020-21 और 2020 में, 19-20 में और 20-21 में और 21-22 में कंटिन्यू लॉस हो रहा है दोस्तों, और रिवेन्यू भी घट रहा है टाटा मोटर्स का। अब क्या होगा, ये तो टाटा का नाम है, ये तो टाटा है भाई, टाटा का नाम है, टाटा की और कंपनी भी तो आप देखिए उनके रिवेन्यूज किस तरह से बढ़ रहे हैं, किस तरह से प्रॉफिट्स आ रहे हैं। पिछले 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22 चौथा साल है ये जिसमें कंटिन्यू टाटा मोटर्स को लॉस ही होते जा रहे हैं, और रेट टाटा मोटर्स के शेयर का बढ़ता जा रहा है। बढ़ा दोस्तों इसलिए कि 4-4.5% इक्विटी
टाटा सन्स ने अपना पैसा इसमें लगाया है, खरीदी है इक्विटी बाजार से, इसलिए शेयर का रेट ऊपर भागा है 2020-21 में आफ्टर कोरोना। अदरवाइज ये 65, 70, 80 रुपया पहुँच गया था। अगर इसमें कुछ स्ट्रेंथ होती तो इतने रेट पे ये शेयर नहीं, वैसे तो अच्छे अच्छे शेयर पहुँच गए थे, लेकिन बढ़ा अभी ये टाटा सन्स के पैसा इन्फ्यूज करने की वजह से। तो दोस्तों आज मैंने बहुत अच्छे मेहनत करके पैरामीटर्स आप लोगों के लिए निकाले और बताए और समझाए। अब मैं आपको बता देता हूँ कल की भविष्यवाणी क्या होगी। दोस्तों मैंने बता दिया था कल के वीडियो में भी कि वार तो 100% नहीं होगा। आज भी बच्चे पूछ रहे थे सर आपने 90% बोला, फिर 99% बोला, आज तो आप आज फिर मैं 100% वार नहीं होगा। और दूसरी बात, वार अगर होगा भी तो वो 1 या 1.5 दिन चलेगा और चलते चलते ही मार्केट पर रिएक्शन लेके 1000-2000 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसमें पैनिक नहीं करने की है। जो चीज़ आपने दिमाग लगा के तन मन धन से पैसा लगा के खरीदी है उसको टाइटली होल्ड करके रखना है, बेचने का नहीं है। और चांस मिलेगा तो थोड़ा सा पैसा रखिए, खरीदने के लिए भी तैयार रहिए। ये मेरी स्ट्रेटजी है। कल की भविष्यवाणी, आज शेयर मार्केट मैंने कल भी बताया था प्लस माइनस में रहेगा, काफ़ी अच्छे चांस मिलेंगे ऊपर जाने के, आज भी चांस मिले और ये अच्छा खासा प्लस में पहुंच गया था। और निफ्टी बैंक तो अभी भी प्लस में ही है। हमारा जो निफ्टी है वो 69 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है और इतना वीक भी बंद नहीं हुआ। वीक चला गया था 17,070 पे, जो 17,270 या 75 पे बंद हुआ है। और निफ्टी बैंक में तो काफ़ी गिरने के बाद में 800 पॉइंट तक की बढ़त आ गई थी। तो दोस्तों कल ये बाज़ार नीचे ऊपर के दोनों ही दांव पेंच खेलेगा, क्योंकि जो मीटिंग रशियंस और अमेरिकन्स विदेश मंत्रियों की होनी थी 24 तारीख को, शायद अब वो 28 को तक टल गई है। उसके बाद में राष्ट्रपतियों, दोनों देशों के राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट्स की मीटिंग होंगी। जो कंक्लूजन होगा, जो निचोड़ निकलेगा वो तो आपके सामने आ ही जाएगा। तो तब तक ये बाज़ार प्लस माइनस में रहेगा। और मेरी भविष्यवाणी तो ये है कि ये ग्रीन में ही बंद होगा दोस्तों। और क्योंकि सब लोग समझ रहे हैं वार नहीं होने वाला और अच्छा खासा प्लस में बाज़ार होके आपको मुनाफा दे सकता है। लेकिन आज एक बात ये रही है कि जितने भी स्मॉल कैप शेयर्स थे उनमें काफ़ी 3.14% की गिरावट आई दोस्तों, उनके इंडेक्स में जो मिड कैप थे। और चढ़ने वाले कम थे इन ऑल, और माइनस में गिरने वाले ज़्यादा स्टॉक्स थे। आप पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक्स तो दोस्तों इस वजह से थे कि वो एक्स डिविडेंड हुए हैं, 4-4, 5-5, 6-6 रुपया तो वो वैसे ही कम हो गए। कुछ स्टॉक्स ने उनको फॉलो किया, कुछ स्टॉक्स इस न्यूज़ की वजह से गिर गए। तो अभी अगर आपको कोई स्टॉक्स कम पे मिलता है, फॉर एग्जांपल आज का मेरा जैकपॉट स्पॉट, कल भी मैंने एक जैकपॉट दिया था बालमन लोरी, गिरा तो ज़्यादा नहीं है। कुछ बच्चों ने 22 पे ख़रीदा, कुछ ने 123 पे ख़रीदा, कुछ ने 124 पे ख़रीदा। तो ये रेंज खरीदने की नुकसान नहीं है, टाइटली होल्ड करके रखिए। डिसइन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को पहले डिसइन्वेस्ट किया जाएगा और गवर्नमेंट ने इसको प्रायोरिटी पे लिया हुआ है। अच्छा खासा जब ये बाज़ार सुधरेगा तो ये इसमें रन आएगा। अभी मैं बता देता हूँ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको मेरे अभी लाइमलाइट में आया है। एनालाइज तो मैंने करके उसको पहले भी दे दिया था और अभी आपको पैरामीटर्स आपको मैंने बता दिए हैं। आप पैरामीटर्स के द्वारा भी इसको देख सकते हैं। 2017, 2018, 2019 3 बार उसने बोनस दिया है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, 8-9% की है और 2022 में ये बोनस का कैंडिडेट होने जा रहा है दोस्तों। और डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया मिलेगी और इसके रेट भी डबल हो जाएंगे। जो आज 135 तक ही मेरे ख्याल से टच किया है, आपको 133 के नीचे मिलता है। तो धीरे धीरे 133 से लेके 125 तक इसको एकोमोडेट करिए। ये आज मेरा जैकपॉट शेयर है। और इसी के साथ मैं आपके लाभांश की कामना करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाता हूँ। इसी के साथ मैं जय हिंद।